बहुत समय पहले की बात है। परिदेश में फूलपरी नाम की एक परी रहा करती थी। उस परी के पंख सुंदर सुंदर फूलों से बने हुए थे। फूलपरी हमेशा पृथ्वी पर जाकर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। साथ ही उसकी 5 बेटियां भी थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को भी मदद करना सिखाती थी। ऐसे ही एक दिन फूलपरी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं आज पृथ्वी पर लोगों की मदद करने नहीं जा पाऊंगी। इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है कि तुम 5 बहनें साथ में जाकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करो। ठीक है माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम 5 बहनें पृथ्वी पर जाकर गरीब और मजबूर लोगों की मदद करेंगे। लेकिन तुम सब थोड़ा सावधान रहना। समय के साथ साथ लोग बहुत लालची होते जा रहे हैं। वो लोग अपनी लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना। ठीक है माँ, हम सभी बहनें बिल्कुल सावधान रहेंगी। अब हम जा रही हैं। चलो सब। उसके बाद फूलपरी की 5 बेटियां पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें एक गांव दिखाई देता है। उस गांव के सभी घर पुराने और टूटे हुए थे। और तो और वहाँ पर रह रहे लोगों के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। 5 बहनें उस गांव के मैदान में पहुँच जाती हैं और सभी लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर लेती हैं और उनसे कहती हैं, सुनिए गाँव वालों, आप घबराइए नहीं। हम सभी आप लोगों की मदद करने आई हैं। हम परिदेश की फूलपरी की बेटियां हैं। कहो, तुम सबको क्या चाहिए? हमारी खेती अच्छी ना होने के कारण हमें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं बेटा। और परी जी, बारिश आने पर हमारे घरों में पानी भर जाता है, जिस वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चिंता मत करो, हम 5 बहनें थोड़ी ही देर में तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देंगी। उसके बाद 5 परी बहनें अपने अपने पंख में से फूल तोड़ने लगती हैं और गांव वालों को दे देती हैं। तुम सब इन फूलों को अपने घर में रख लो और थोड़ी ही देर बाद इनका चमत्कार देखना। उसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों में फूल रख लेते हैं और थोड़ी ही देर के बाद सभी के घर पक्के और आलीशान हो जाते हैं। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी गांव वालों के घर पक्के हो गए हैं। अब हम तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करेंगे। उसके बाद 5 बहनें फिर से अपने पंख में से फूल तोड़ती हैं और उसे जमीन पर लगा देती हैं। देखते ही देखते थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर एक सोने का पेड़ प्रकट हो जाता है। सुनो सभी लोग, ये एक सोने का पेड़ है। इससे तुम जो कुछ भी खाने की चीज मांगोगी, तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। देखो ऐसे जादुई पेड़, गांव वालों के खाने के लिए बहुत सारा खाना दे दो। फूलपरी के इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। वो सब देखकर गांव वाले खुशी से नाच उठते हैं। मैं तो कहती हूँ तुम लोग इस पेड़ से खाना लेकर शहर में जाकर खाने का व्यापार शुरू करो। बहुत आमदनी होगी तुम्हारी। लेकिन तभी वहाँ पर उस राज्य की राजकुमारी आ जाती है और राजकुमारी कहती है, तुम लोग कौन हो और मेरे राज्य में क्या कर रही हो? राजकुमारी जी, ये फूलपरी की बेटियाँ हैं। ये यहाँ पर हमारी मदद करने आई हैं और इन्होंने आज हमारी बहुत मदद भी की है। इन्होंने अपनी जादू से हमें खाने के लिए एक जादुई सोने का पेड़ भी प्रकट करके दिया है। अच्छा, तो इन लड़कियों के पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। तुम 5 मेरे साथ मेरे महल में चलो। तुम सब अपनी जादुई शक्तियों से मेरे महल को सोने का महल बना देना और साथ ही मुझे खाना देने वाला पेड़ भी प्रकट कर देना। हमारी माँ ने यहाँ पर हमें गरीबों की मदद करने के लिए भेजा है, ना कि अमीरों की। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम्हारे
तुम्हारे स्वभाव से लगता है कि तुम बहुत ही लालची हो। तुमने आज तक अपने राज्य के लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम चाहती तो इन लोगों को किसी भी चीज की दिक्कत ना होने देती। अभी भी समय है, यहाँ से चली जाओ। हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, तुम मेरा अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अब मैं तुम पांचों बहनों को कारावास में डलवा दूंगी। राजकुमारी का इशारा पाकर पीछे खड़े कुछ सैनिक पांचों बहनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पांचों बहनें उन सैनिकों को बहुत मारती हैं। वो सब देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। देख लिया राजकुमारी, अब जल्दी से भाग जा यहाँ से, वरना तेरा भी यही हाल होगा। ऐसा सुनकर राजकुमारी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद पांचों बहनें गांव वालों से विदा लेकर वापस अपने परी लोग लौट जाती हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। पांचों बहनें अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाती हैं और गांव वालों की सारी समस्याएं भी खत्म हो जाती है। एक गांव में प्रगति नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो अकेले ही अपने घर में रहा करती थी। उसके बगल में एक बड़ा सा घर था। उस घर में महेश और रश्मि नाम के एक दंपत्ति रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग प्रगति को अपनी दोस्त मानता था और प्रगति भी अनुराग को अपना फ्रेंड मानती थी। वो दोनों हमेशा साथ में रहते थे, पर प्रगति अक्सर अनुराग के माता पिता को देखकर अपने माता पिता को याद करती रहती थी। पर अनुराग के माता पिता अनुराग को प्रगति से दूर रहने के लिए ही कहते थे, क्योंकि प्रगति एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसी गांव में एक यशोदा नाम की औरत भी रहती थी, जो प्रगति को अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो भी बहुत ज्यादा गरीब थी। एक दिन की बात है, प्रगति और अनुराग साथ में बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर रश्मि आ जाती है और अपने बेटे से कहती है, तुझे कितनी बार मना किया है कि तू इस लड़की के साथ मत रहा कर, फिर भी तू मेरी बात नहीं मानता। क्या तुझे नहीं पता है कि ये एक मनहूस लड़की है? ये अपने माता पिता को तो खा गई, अब ये तुझे भी अपने जाल में फंसाना चाहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हो माँ? प्रगति एक बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे ये सिर्फ तुझे अच्छा होने का दिखावा करती है, जबकि ये एक लालची और बहुत ही होशियार लड़की है। तुझे इससे दूर ही रहना चाहिए, समझा तू? इसके बाद रश्मि अपने बेटे अनुराग को वहाँ से लेकर चली जाती है। अनुराग के जाने के बाद प्रगति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है, आखिर ये मुझसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? यदि आज मेरे माता पिता भी जिंदा होते तो मुझसे सभी लोग प्यार करते। तभी वहाँ पर यशोदा आ जाती है और प्रगति को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटी? अभी अनुराग की माँ आई थी और वो अनुराग को यहाँ से लेकर चली गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत उल्टा सीधा भी सुनाया। अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो मुझसे कोई भी उल्टा सीधा नहीं कह पाता। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूँ न तुम्हारे साथ। भले ही मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती हूँ बेटा। मुझे पता है आप मुझे अपनी बेटी की तरह मानती हैं, पर फिर भी सभी लोग मुझे मनहूस समझते हैं, इसीलिए मुझे सब लोग बुरा बुरा बोलते हैं और मेरे साथ किसी भी बच्चे को खेलने भी नहीं देते हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ये सब मत कहो। क्या हुआ यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता? एक वक्त ऐसा भी आएगा जब सभी लोग तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। और इसके बाद यशोदा प्रगति को काफी देर तक समझाती है
फिर उसे शांत करने के बाद यशोदा वहाँ से चली जाती है। यशोदा के जाने के बाद प्रगति भी अपने घर पर आ जाती है और प्रगति अपने घर का काम करने लगती है। वो दूसरों के घर पर काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक दिन की बात है, प्रगति जब सुबह अपने बिस्तर से सोकर उठती है तो उसे नदियों के बहने की आवाज आती है। तो वो अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियों के बहने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बाहर चलकर देखना चाहिए। जब वो बाहर निकलकर देखती है तो उसके घर के बगल में दो सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियाँ बह रही होती हैं। उन नदियों को देखकर प्रगति बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और प्रगति अपने आप से ही कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आई? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी और इन नदियों का पानी भी काफी अलग लग रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी के जैसा। तभी सोने की नदी में से एक कीर्ति नाम की खूबसूरत जलपरी बाहर निकलती है और वो प्रगति से कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ और मुझे इस धरती पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। मेरा नाम कीर्ति जलपरी है। ये मेरी सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। ये सोने की चूड़ियों की नदी है और ये दूसरी वाली चांदी की चूड़ियों की नदी है। इसमें से तुम जितनी चाहो उतनी चूड़ियाँ निकाल सकती हो। इसके बाद कीर्ति जलपरी वहाँ से गायब हो जाती है। प्रगति को तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसके घर के बगल में दो ऐसी सोने चांदी की नदियाँ बह रही हैं, जिसमें से एक नदी में सोने की चूड़ियाँ और दूसरी नदी में चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। और वो अपने आप से कहती है, मुझे इस नदी में से एक चूड़ी को निकालकर देखना चाहिए। इसके बाद प्रगति सोने वाली नदी से एक चूड़ी बाहर निकालती है। वो देखती है कि वो बिल्कुल असली सोने की थी और बहुत ज्यादा चमक रही थी। ये देखकर प्रगति बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है, अरे वाह, मुझे इन सोने और चांदी की चूड़ियों की नदियों में से कुछ चूड़ियाँ बाहर निकाल लेनी चाहिए और उन्हें बेच के नए कपड़े लेने चाहिए। फिर उन कपड़ों को पहनकर मुझे यशोदा माँ के पास जाना चाहिए। इसके बाद प्रगति नदी से अपने लिए कुछ सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है और उन्हें ले जाकर सोनार की दुकान पर बेच देती है। फिर उन पैसों से वो अपने लिए स्टाइलिश कपड़े खरीद लेती है और वो कपड़े पहनकर प्रगति यशोदा माँ के पास पहुँच जाती है। यशोदा प्रगति को पहचान ही नहीं पाती। फिर प्रगति यशोदा से कहती है, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना ना? मैं प्रगति हूँ। अरे प्रगति, तुम्हें ये नए कपड़े कहाँ से मिले और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मैं यही तो आपको बताने के लिए आई हूँ। आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद प्रगति यशोदा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जब यशोदा प्रगति के घर के पास आती है तो उन सोने चांदी की चूड़ियों की नदियों को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक तो वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। तभी यशोदा प्रगति से कहती है, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो यहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, पर ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदियाँ हैं और इन नदियों में से एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी में से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। तभी वहाँ पर अनुराग अपने पिता महेश के साथ आ जाता है और उन नदियों को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी महेश अनुराग से कहते हैं, अरे ये नदियाँ कहाँ से आ गईं? कल तक तो हमारे घर के बगल में कोई भी नदी नहीं थी। हाँ, मुझे पता है अंकल, ये जादुई सोने चांदी की चूड़ियों की नदी है और एक नदी से सोने की चूड़ियाँ और एक नदी से चांदी की चूड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, ऐसी बात है। मैंने तो कभी भी ऐसी नदी नहीं देखी।
मैंने भी ऐसी नदियाँ कभी भी नहीं देखी। मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, लेकिन आज तक कभी भी ऐसी नदी ना कभी देखी है और ना ही कहीं सुनी है मैंने। हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी कभी भी ऐसी नदियाँ नहीं देखी। लेकिन हम लोग आप लोगों की बातों पर कैसे विश्वास करें कि इन नदियों में से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ निकल जाती हैं? मैं अभी आप लोगों को सोने और चांदी की चूड़ियाँ निकाल कर दिखाती हूँ। इसके बाद प्रगति उन नदियों से सोने की और चांदी की चूड़ियाँ बाहर निकालती है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पर रश्मि भी आ जाती है और वो प्रगति से कहती है, अरे ये तो जादुई नदियाँ हैं। मैंने तो ऐसी जादुई नदियाँ कभी भी नहीं देखी। हाँ, मैंने भी ऐसी जादुई सोने चांदी की नदियाँ कभी भी नहीं देखी हैं, वो भी चूड़ियों की। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बाद प्रगति यशोदा को बहुत सारी सोने और चांदी की चूड़ियाँ दे देती है और खुद भी अपने लिए सोने और चांदी की चूड़ियाँ ले लेती है। ये देखकर रश्मि भी लालच में आकर उन नदियों में जैसे ही अपना हाथ डालती है तो उसे जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। इसके बाद रश्मि और उसका पति महेश वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और अब प्रगति और यशोदा बहुत खुश थी। उस दिन के बाद से अब रश्मि भी अपने बेटे अनुराग को कभी भी प्रगति से मिलने के लिए नहीं रोकती थी। अब प्रगति को भी बहुत खुशी थी कि इन दो जादुई सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी की वजह से सभी लोग उससे प्यार करने लगे हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और कुछ सालों में प्रगति और अनुराग को एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। फिर एक दिन अनुराग प्रगति को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और प्रगति भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगते हैं।